तो हम लोग बात करने वाले थे नेग्लिजेंस, उपेक्षा, इस पर बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उपेक्षा है क्या, इसे जानना चाहिए। और उपेक्षा के अपकृत्य के साथ कुछ चीजों का ध्यान ये हमें रखना चाहिए जब आप उपेक्षा को लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन प्लॉट है, खूब पूछा जाएगा। और उपेक्षा के अंतर्गत जिन अपकृत्यों का विकास हुआ या जिस प्रकार की, ठीक है, स्थितियों में दायित्व की कल्पना की गई है, उनके बारे में भी खूब पूछा जाएगा। चाहे वो परिसरों के धारक हो, चाहे खतरनाक जानवरों के पालक हो, चाहे खतरनाक माल का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हो, चाहे वे स्थितियां हो जिनमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसकी कल्पना की गई, चाहे योगदायी उपेक्षा का मामला हो। ठीक है, उपेक्षा एक ऐसा अकृत्य है जिससे पीछा नहीं छूटने वाला। ये बड़ा ग्रोइंग प्लॉट है। ये ऐसा अकृत्य है जिसने लगभग, ठीक है, सारे अपकृत्यों के विकास को लगभग रोक सा दिया है। इवन डिफेमेशन, उसके मामले आपको कम देखने को मिलेंगे, उपेक्षा के मामले आपको अधिक ये देखने को मिलेंगे। इसलिए उपेक्षा क्या और उपेक्षा में दायित्व तो कब कब, उपेक्षा किस किस प्रकार से हो सकती है, और उपेक्षा ये वाद योग्य ये कब बनेगी, इन सारे प्रश्नों पर विचार ये करना पड़ता है। उपेक्षा, इसकी डेफिनेशन क्या है? उपेक्षा की डेफिनेशन कहता है कि कोई चूक है जो किसी काम को करने में उन तत्वों के कारण आपसे हो जाती है जो सामान्यतः मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व ये मौजूद रहता है कि कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा जो शब्द है, ये अनावश्यक तौर पर मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन करते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। मानव जानते बूझते किसी काम को ये नहीं करना चाहता, और उसे मालूम भी होता है कि इस प्रकार के काम के करने से जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे दुखद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ नहीं होगा। यह एक तत्व है जो उससे चूक करवाता है। चूक करवाता है मीनिंग देयर बाय उस काम को करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक प्रकार से फॉलो ये नहीं करने देता। और हमने एक दिन चूक, व्यतिक्रम, डिफॉल्ट, इन शब्दों की डेफिनेशन दी थी आपको कि इनफैक्ट चूक, व्यतिक्रम या डिफॉल्ट ये कहां कब जाता है। आप कानून की किताबों में अक्सर लिखा देखते हैं कि जब व्यक्ति अमुक काम को करने में व्यतिक्रम करेगा, तो इनफैक्ट व्यतिक्रम इसका अर्थ क्या होता है। तो व्यतिक्रम, हमने आपसे कहा था कि व्यतिक्रम जहां भी लिखा होता है वहां उसका अर्थ इस प्रकार लेते हैं कि काम करने का जो तरीका है, उस तरीके से जब आप काम नहीं करते तो काम करने में आपने व्यतिक्रम किया है। यानी कानूनन, यानी विधि के अनुसार जो काम करना आपका कर्तव्य है, दायित्व है, आप उस काम को नहीं करते तो ये कहा जाता है आपने कार्य करने में व्यतिक्रम ये किया है। आप जानते हैं कि हम अमुक काम को करेंगे, और अगर हमने
वे रक्षोपाय, वे सिक्योरिटी, ठीक है, सेफ्टी मीजर्स ये नहीं लिए तो दुखद परिणाम ये आ सकते हैं सामने, संभावित परिणाम दुखद हो सकते हैं। लेकिन एक तत्व जो मानवीय आचरण को प्रभावित करता है कि कुछ नहीं होगा, यह तत्व आपके मानवीय आचरण को प्रभावित करता है और आप वे रक्षोपाय, वे सिक्योरिटी मीजर्स, वे सेफ्टी मीजर्स इन्हें लेने में चूक कर देते हैं और आपने कार्य करने में चूक की है, ऐसा बोला जाता है। यानी उपेक्षा ये चूक से जन्म लेती है, ठीक है, उपेक्षा चूक से जन्म लेती है। और कैसी चूक से? ऐसी चूक से जो आप जानबूझकर नहीं करते। जानबूझकर नहीं करते कहने का अर्थ ये है जो आप ऐसे तत्वों से प्रभावित होकर कर देते हैं जिन तत्वों से अक्सर मानवीय आचरण प्रभावित रहता है। ऐसे तत्वों से प्रभावित होकर जब आप कोई चूक करते हैं तो आपका आचरण उपेक्षापूर्ण यह कहलाता है। यह उपेक्षा का अकृत्य या उपेक्षा का कृत्य या उपेक्षापूर्ण व्यवहार यह करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, एक और तरीका है जो उपेक्षा पूर्ण कृत्य या उपेक्षा का अकृत्य आपके हाथों से करवाता है। जब आप कोई सकारात्मक कृत्य ये करते हैं, ये तो आमिशन हुआ, आपने कुछ नहीं किया है, लोप किया है आपने, जिसे चूक कहा गया। अब आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं और आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हैं, यह कब कहा जाता है? जब आप अपनी शारीरिक शक्ति से किसी निश्चित परिणाम को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कुछ ये करते हैं तो आप पॉजिटिव एक्ट ये कर रहे हैं। जब आप सकारात्मक कृत्य करते हैं और अपने कृत्य के माध्यम से उन लोगों के प्रति, ठीक है, असावधानी दर्शित करते हैं जिनके प्रति सावधानी बरतने का आपका कर्तव्य था, ठीक है, जिनके प्रति आपका सावधानी बरतने का कर्तव्य था, उनके प्रति पॉजिटिव एक्ट यानी सकारात्मक कृत्य को करते समय आप सावधानी भरा व्यवहार नहीं करते। यानी उपेक्षा दो तरीकों से उत्पन्न हो सकती है। जब आप कुछ नहीं करते हैं, और ये जो कुछ नहीं आप करते हैं यानी आप कुछ करने में चूक करते हैं। आपको लिखना है कि उपेक्षा कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो आपको उपेक्षा कैसे उत्पन्न हो सकती है इसे 2 लाइनों में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय नहीं होगा, तो 2 लाइनों में आपको लिखना है। उपेक्षा एक ऐसी चूक का परिणाम है, ठीक है, जो ऐसे तत्वों से प्रभावित होकर हो जाती है जो मानवीय आचरण को सामान्य तौर पर प्रभावित करते हैं। एक दूसरा, उपेक्षा सकारात्मक कृत्य करने में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति दिखाई गई वह असावधानी है, ठीक है, जिसके प्रति इस व्यक्ति का सावधानी बरतने का कर्तव्य है। यानी एक व्यक्ति जब सकारात्मक कृत्य कर रहा है और वह असावधानी दर्शित कर रहा है और उस व्यक्ति के प्रति असावधानी दर्शित कर रहा है जिस व्यक्ति के प्रति उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य है, ठीक है, यही वो स्थिति है जो इस व्यक्ति को दायित्व के अधीन कर देगी। क्योंकि हम असावधानी से काम कर रहे हैं, इसका हमें पूरा हक है।
तो मेरे द्वारा असावधानी से काम किया जाना यह प्रतिबंधित थोड़ा है। लेकिन अगर किसी के प्रति मेरा सावधानी बरतने का कर्तव्य है तो उसके प्रति हम असावधानी का व्यवहार ये कैसे कर सकते हैं? उसके प्रति तो हमें सावधानी का व्यवहार ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है मेरा। तो उपेक्षा ऐसे चूक से उत्पन्न होती है जो चूक उन तत्वों से प्रभावित होकर, जो तत्व सामान्यतः मानवीय आचरण को प्रभावित करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है। साथ ही उपेक्षा उस व्यक्ति के द्वारा सकारात्मक कृत्य को करने में बरती गई लापरवाही है, जिस व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है। इसी को उपेक्षा कहते हैं। लेकिन यह उपेक्षा की परिभाषा हुई है, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस, बट देयर इज द डिफरेंस in between negligence and actionable negligence। ये negligence है, but it is not a actionable negligence। ये उपेक्षा है किंतु ये वाद योग्य उपेक्षा नहीं है। वाद योग्य उपेक्षा ये कब बनेगी? वाद योग्य उपेक्षा ये तभी बनेगी जब इसके कारण से मीनिंग देयर भाई, उस व्यक्ति की असावधानी से, जिसका दूसरे के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था, उसे कोई क्षति हो जाए, उसे कोई क्षति हो, और उसे कोई क्षति हो यह कहना भी ठीक नहीं, उसे शरीर संबंधी या संपत्ति संबंधी कोई क्षति ये हो, तब यह वाद योग्य उपेक्षा बनेगी। लेकिन क्या ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी के असावधानी भरे आचरण से प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति इस प्रकार के व्यवहार को करने वाला व्यक्ति सावधानी के कर्तव्य के अधीन माना जाएगा? या यूं कहें कि यह कब माना जाए कि कोई व्यक्ति ये किसी व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य के अधीन है? इस प्रश्न को, ठीक है, आखिर हल इसे करने का तरीका क्या है? ठीक है ना, हम कैसे जाने? क्योंकि एक व्यक्ति के असावधानी भरे आचरण, इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या अनेकानेक हो सकती है। ठीक है, मेरे असावधानी भरे आचरण से, जैसे आपने देखा था बॉर्नहिल बनाम यंग, बॉर्नहिल बनाम यंग में हो क्या रहा था? मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना, ठीक है, लापरवाही से मोटरसाइकिल ये चला रहा है, दुर्घटना हुई है, जोर की आवाज हुई है, उसके कारण से वो स्त्री जो सब्जी बेच रही है उसका एबॉर्शन हुआ है। क्या इस स्त्री के प्रति, ठीक है, इसका कोई दायित्व तो ये माना जाए? क्या ये माना जाए? क्षति तो हुई है इसमें। और असावधानी मोटरसाइकिल सवार की ये भी है, ये पूर्वानुमान ये भी लग सकता है कि यदि कोई ऐसी स्त्री हुई तो उसका एबॉर्शन ये हो सकता है। लेकिन क्या मान लिया जाए? बॉर्नहिल बनाम यंग, उसने तो नहीं माना। हम लोग जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ द थॉट ये पढ़ रहे थे तब भी इस केस को डिस्कस किया था हम लोगों ने।
और देखा था दायित्व तो नहीं माना था। इसका मतलब यह हुआ कि सावधानी बरतने का कर्तव्य, यानी एक व्यक्ति का असावधानी भरा व्यवहार और उस व्यवहार से किसी को पहुंची क्षति, सिर्फ यही दायित्व का आधार नहीं हो सकती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप यह नहीं कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति के असावधानी भरे व्यवहार से किसी को क्षति हो गई है तो उस व्यक्ति के प्रति इसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था, यह ऑटोमेटिकली यह मान लिया जाएगा। यह कहना ठीक नहीं है। तो फिर प्रश्न तो अपनी जगह, फिर आखिर इस समस्या को हल कैसे करें कि आखिर एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति यह सावधानी बरतने का कर्तव्य है। ठीक है, ये कब माने आखिर हम, कौन से तत्व, कौन सी परिस्थितियां ये अगर हो तो सावधानी बरतने के कर्तव्य को विद्यमान ये मान लिया जाएगा। हमें तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि उपेक्षा, ये बाद योग्य उपेक्षा तभी बनेगी जब एक व्यक्ति का लापरवाही भरा व्यवहार ये दूसरे के प्रति न करने का कर्तव्य हो। ठीक है ना, अर्थात दूसरे शब्दों में कह दे, शब्दों को बदल कर कह दें तो एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य ये हो, और इस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य को भंग किया और परिणाम स्वरूप क्षति, ठीक है, ये हुई हो, तभी नेग्लिजेंस एक्शनेबल नेग्लिजेंस बनेगी। इससे पहले नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस होगी लेकिन एक्शनेबल थोड़ी है। ये सारे तत्व उपस्थित होने चाहिए। एक व्यक्ति, इसका दूसरे के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य यह भी होना चाहिए। इसके द्वारा इस कर्तव्य का भंग यह भी होना चाहिए और डैमेज ये भी होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय देयर आर 3 constituent units of the tort of negligence. One, there should be a duty situation. ठीक है, कर्तव्य स्थिति यह होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी ए ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। ठीक है ना, उस ड्यूटी सिचुएशन का भंग यह होना चाहिए। और तीसरा, डैमेज ये होनी चाहिए। तब नेग्लिजेंस, ये एक्शनेबल नेग्लिजेंस ये बनेगा। अदरवाइज यू कांट से दैट देयर इज ए cause of action based on actionable negligence। ये कहा नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम कि मेथड क्या हो, तरीका क्या हो, जिसके आधार पर हम ये जाने कि ड्यूटी सिचुएशन है या नहीं है। आज की दशाओं में ये कहा जा रहा है कि उपेक्षा बाद योग्य उपेक्षा के रूप में पूर्व में निर्णीत जिन मामलों में मानी जा चुकी है उस श्रेणी का कोई मामला अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि चूंकि ये मामला पूर्व में निर्णीत मामलों की तरह है इसलिए इसमें भी बाद योग्य उपेक्षा मानी जानी चाहिए। लेकिन अगर हमने यह तरीका अपनाया तो उपेक्षा की विधि का विकास यह रुक जाएगा।
क्योंकि फिर तो उपेक्षा का आकृत्य उन्हीं मामलों में हो सकेगा जो पूर्व से घटित और पूर्व से निर्णीत मामलों के समान है। ठीक है, उपेक्षा की विधि का विकास यह संभव नहीं होगा। और ये जबकि देश का बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य, देश का बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य, देश का बदलता हुआ सामाजिक परिदृश्य और समाज की स्थिति स्वयं इस बात की मांग करेगी कि नई ड्यूटी सिचुएशंस का विकास ये होना चाहिए, नई कर्तव्य स्थितियों का विकास ये होना चाहिए। जैसे यूट्यूब पहले नहीं था, ठीक है, आज है, ठीक है, तो आपको कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे मेरे डेटा को नुकसान हो जाए। ठीक है ना, इस नई कर्तव्य स्थिति को भी मान्यता अभी नहीं मिली है, लेकिन आगे मिल सकती है। यानी हम कहना यह चाहते हैं कि समाज का विकास और समाज में बदलता हुआ सामाजिक स्तर इस बात की मांग करेगा कि नई कर्तव्य स्थितियों को जन्म यह भी दिया जाए, नई ड्यूटी सिचुएशंस ये भी पैदा हो। तो आखिर आवश्यकताएं तो बहुत होंगी, लेकिन आखिर उस सिद्धांत को हम जाने कैसे, जिसके मुताबिक कर्तव्य स्थिति है या नहीं है इसको निर्धारित करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला? तो फार्मूला जो कर्तव्य स्थिति की पहचान के लिए विकसित हुआ, उस फार्मूले का नाम है पूर्वानुमान और सन्निकटता। ठीक है, पूर्वानुमान अंग्रेजी में कहेंगे फोर्सिएबिलिटी और सन्निकटता को कहेंगे प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, यानी पूर्वानुमान और सन्निकटता ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर ड्यूटी सिचुएशन किसी विशेष परिस्थिति में है या नहीं है इसकी खोज ये की जाएगी। अभी हम एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं और फिर इन सारी बातों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। पूर्वानुमान और सन्निकटता, जो डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन इतने महत्व का मामला मानते हैं, कहां? अकृत्य के क्षेत्रों में। उसका कारण ही है कि इन दोनों तत्वों की पहचान लॉर्ड एटकिन ने पहली बार डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन उसी में की थी, पूर्वानुमान और सन्निकटता। यही वो दो तत्व हैं जिनकी पहचान पहली बार डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन में हुई। अब हेडले ब्रायन बनाम हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड, हेडले ब्रायन एंड कंपनी शायद है मुकदमे का नाम, हेडले ब्रायन तो है ये, वर्सेस हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड। इसमें और फिर अगला मुकदमा कौन सा है? होम ऑफिस बनाम डॉर्सेट याच कंपनी। इन दोनों मुकदमों में पूर्वानुमान और सन्निकटता इस सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, पूर्वानुमान और सन्निकटता ये दो तत्व हैं जिनके आधार पर कर्तव्य स्थिति है या नहीं है इसका निर्धारण ये किया जाएगा। हालांकि मसला डॉर्सेट याच कंपनी तक नहीं रुकता है, इसके बाद एंस का मुकदमा है, एंस बनाम लंदन मंटन, ठीक है, मर्टन बरवर्ल्ड कंपनी, ऐसे करके
वो मुकदमा आज की डेट पर निरस्त हो गया, लेकिन गोलकनाथ निरस्त तो हुआ, लेकिन गोलकनाथ इसका महत्व इस कारण कम नहीं हो जाता कि वो निरस्त हो गया। केशवानंद भारती तक स्थिति क्यों आई है, ठीक है ना, इसको जानने में गोलकनाथ बहुत उपयोगी है। क्यों देना पड़ा बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार, इसे तो आपने कह दिया कि साहब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उसकी सुरक्षा के लिए आपने तर्क कहें या कुतर्क कहें वो गढ़े। आपने जो संविधान के संशोधन की शक्ति है वो कहां खोज ली, 248 में, ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों के सिवाय डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म को बहुत गालियां मिलती हैं, गाली मिलना ठीक नहीं, राज्य के लिए सेकुलरिज्म इससे बेहतर नीति हो ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि आपकी जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो गलत है, लेकिन चीज की डेफिनेशन गलत हो जाने से चीज तो गलत नहीं हो जाती। राज्य को सेकुलर ही होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिटी वो नहीं है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, बताती हैं कि ये सेकुलरिटी है, वो सेकुलरिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेकुलरिटी क्या है इस पर तो बात यहां करना, ठीक है, विषय से भटकना होगा, लेकिन ये तय है कि गोलकनाथ ये मूल अधिकारों की सुरक्षा तो करता है, लेकिन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, बैलेंस इन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, एफिशिएंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समानता का अधिकार, इन सब पर कोई बात नहीं करता। और मूल अधिकार बचे रहे और ये सब खो जाए तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बचता। और ये वो बातें जिसने गोलकनाथ के डिसीजन के बाद केशवानंद भारती की ओर बढ़ने का रास्ता ये खोला है। निरस्त हो गया A.K. गोपालन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और मामला मेनका गांधी तक कैसे आया इसे जानने में उसका महत्व तो कम नहीं है। मक्खन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1962 से लेकर 65 तक कहीं डिसाइड हुआ था, यानी चाइना वार के समय डिसाइड हुआ। उसके बाद डिसाइड हो गया एडीएम शुक्ला 1977 के आसपास, लेकिन फिर भी मक्खन सिंह का महत्व तो कम नहीं है। यानी विधिक विकास ये किस ढंग से हुआ इसे जानने के लिए निरस्त हो गए मुकदमे, बेकार हो गए, ये नहीं माना जा सकता। तो ड्यूटी सिचुएशन है या नहीं है, इसे पूर्वानुमान और सन्निकटता इन दो तत्वों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ पूर्वानुमान और सन्निकटता इन सिद्धांतों पर आधारित किया जाएगा? अर्थात क्या ड्यूटी सिचुएशन है या नहीं है, इस बात का परीक्षण सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान और सन्निकटता इन्हीं के आधार पर किया जाएगा? नहीं, इनमें कुछ और कंसीडरेशन भी जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या पूर्वानुमान और सन्निकटता होने के बावजूद वाद विशेष की परिस्थितियों में वादी को उपेक्षा के दायित्व से भारित करना यह न्यायपूर्ण और साम्य की दृष्टि से उचित यह दिखाई देता है? इट इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन।
यानी पूर्वानुमान है, सन्निकटता है, इसके बाद भी कोई तत्व है जो इस बात की मांग करते हैं कि वादी के प्रति या वादी के ऊपर दायित्व का निर्धारण करना, वादी के ऊपर, ये तो शब्द गलत हो गए, प्रतिवादी वादी के स्थान पर। देखिए विस्तृतता जब हम बोल रहे होते हैं तो हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, अगर हुई है तो आप उन्हें संदर्भों में ठीक से समझ लेंगे, क्योंकि मुंह है, जब रिदम में होते हैं तो गलत हो सकता है। और इतने कॉमन सेंस की अपेक्षा आपसे भी स्टूडेंट ऑफ लॉ के नाते की जा सकती है कि वादी पर दायित्व निर्धारित नहीं होता, कि वादी तो वो व्यक्ति होता है जो दायित्व के प्रवर्तन की मांग करता है, ये प्रतिवादी होता है जिस पर दायित्व का निर्धारण होता है। ठीक है, तो पूर्वानुमान और सन्निकटता दोनों तत्वों की संतुष्टि के बाद भी अगर कोई तत्व है जो प्रतिवादी के ऊपर, ठीक है, दायित्व का अधिरोपण न्याय और साम्य इसके दृष्टिकोण से अनुचित बना रहे हैं, तो पूर्वानुमान और सन्निकटता के तत्वों की पुष्टि हो जाने के बाद भी, ठीक है, प्रतिवादी पर दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यानी पूर्वानुमान सन्निकटता के साथ साथ दायित्व का अधिरोपण न्याय की दृष्टि से उचित और, ठीक है, साम्य के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यायपूर्ण यह भी होना चाहिए। इसके अलावा क्या लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी ये तो ऐसी डिमांड नहीं करती कि पूर्वानुमान और सन्निकटता ये दोनों रहें, लेकिन फिर भी प्रतिवादी पर दायित्व का निर्धारण ये नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है, ये सही है कि मोटे तौर पर पूर्वानुमान और सन्निकटता ये दो तत्व हैं जिनके आधार पर कर्तव्य स्थिति के विद्यमान होने या न होने के संबंध में निर्णय ये लिया जाएगा। लेकिन जो स्थिति विकसित होकर आई है वह स्थिति ये कहती है कि पूर्वानुमान और सन्निकटता के अतिरिक्त पॉलिसी कंसिडरेशन, जस्टिस, फेयरनेस, रीजनेबिलिटी, इन तत्वों का ध्यान भी रखा जाएगा। यानी उपेक्षा ये वाद योग्य उपेक्षा बन जाए, इसके लिए तीन बातें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए ड्यूटी सिचुएशन, and after that there should be a breach of that duty situation and there should be a consequential damage, ये होना चाहिए। और ड्यूटी सिचुएशन ये होना चाहिए तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल if you want to file a litigation based on actionable negligence, then there should be a duty situation, then there is a question in what circumstances, ठीक है, the duty situation will be, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें ड्यूटी सिचुएशन होगी, ड्यूटी सिचुएशन किन परिस्थितियों में होगी। इसका उत्तर यह है कि ड्यूटी सिचुएशन उन परिस्थितियों में होगी जिनमें पूर्वानुमान और सन्निकटता ये दो तत्व संतुष्टि पा जाएंगे। ये बात किसमें कही गई? डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। और ये बात फॉलो किसमें हुई? हेडले ब्रायन एंड कंपनी वर्सेस हेलर एंड पार्टनर्स लिमिटेड और होम ऑफिस बनाम डार्सेटी एच कंपनी। लेकिन फिर अगला सवाल, क्या पूर्वानुमान और सन्निकटता के तत्व ये संतुष्ट हो जाए तो एक्शनेबल नेग्लिजेंस, ठीक है, ये पैदा हो सकती है? तो फिर उत्तर है कि नहीं। ड्यूटी सिचुएशन है, कर्तव्य स्थिति का भंग भी है, डैमेज भी है, लेकिन फिर भी
अगर लोक नीति या जस्टिस, फेयर और फेयरनेस और रीजनेबलनेस यानी न्याय, स्पष्टता और युक्ति संगतता इस बात का विरोध करती हैं कि दायित्व तो होना चाहिए, तो फिर भी दायित्व तो नहीं होगा। और यह बात कि स्पष्टता, युक्ति संगतता और न्याय, इसके अतिरिक्त नीति संबंधी बातें, अगर कर्तव्य स्थिति होने और कर्तव्य स्थिति के भंग के बाद भी दायित्व के उत्पन्न किए जाने का विरोध कर रही हैं, तो विरोध तो दायित्व नहीं होना चाहिए। ये जो बात है, ये जो स्थिति है, ये एंस के बाद से विकसित हुई है। यानी एंस का मुकदमा ये फाउंडेशन है, इसमें जो कुछ कहा गया वही आधार बना इन बातों के जन्म लेने का। ठीक है, एंस बनाम लंदन मर्टन बरो एंड कंपनी ऐसे करके नाम है। एंस के मुकदमे बड़ा प्रसिद्ध मुकदमा है, मिलेगा आपकी किताबों में। एंस के मुकदमे में जो कुछ कहा वो आधार बना इन बातों का। यानी विधि आज की डेट में उपेक्षित जो एक्शनेबल नेग्लिजेंस से संबंधित विधि है वो क्या है, उसे कहें तो अगर कर्तव्य स्थिति है, कर्तव्य स्थिति का भंग हुआ है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटल डैमेज यानी परिणामिक क्षति है, तो उपेक्षा वाद योग्य उपेक्षा बनेगी और दायित्व तो होगा यदि न्याय, स्पष्टता, युक्ति संगतता और नीति ये दायित्व के उत्पन्न किए जाने का विरोध ये न कर रही है। ठीक है, और ये जो बातें हैं कि न्याय, नीति, स्पष्टता, युक्ति संगतता अगर दायित्व उत्पन्न किए जाने का विरोध नहीं कर रही तो दायित्व होगा, इसके डेवलप होने का आधार एंस के मुकदमे में किए गए कथन है। एंस के मुकदमे के बाद जो परेशानियां सामने आई उसमें न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि एंस के मुकदमे में जो कुछ कहा गया, क्या कहा गया, डिस्कस करेंगे। हमने कहा ना एक ओवरव्यू पहले आपको दे दें ताकि जब हम विस्तार से डिस्कस करें बातों को तो बातें समझ में आए। तो एंस के मुकदमे में जो कुछ कहा गया, न्यायालय ने कहा कि वो सार्वभौमिक नहीं है, दैट कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिवर्सली इफ द, ठीक है, थिंग्स, अगर स्पष्टता, न्याय, युक्ति संगतता और नीति इस बात की मांग करती है कि दायित्व तो नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। तो एंस का मुकदमा फाउंडेशन है उन बातों का जो आज की डेट पर विधि है। फिर एक चीज और ओवरव्यू के नाते अपने दिमाग में रखें, क्षति कैसी क्षति, ये वाद योग्य उपेक्षा इसकी स्थिति में दायित्व का आधार हो सकती है। तो वैसी क्षति जैसी डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन में हुई, डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन में कैसी क्षति हुई थी, बीमार पड़ गई थी वादी की महिला मित्र, इसके मतलब शरीर संबंधी क्षति हुई थी। एनालॉजी से देखेंगे तो क्षति का प्रकार कैसा है, शरीर संबंधी, और इसी को स्वीकार किया जूनियर ब्रुक एंड कंपनी बनाम बेची एंड कंपनी लिमिटेड, उस पर बात करेंगे। उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही कहा कि जो क्षति है वो वैसी होनी चाहिए जैसी किसमें हुई थी, डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन में। डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन में क्षति कैसी हुई थी, शरीर संबंधी, और चूंकि उपचार पर पैसा खर्च करना पड़ा था इसलिए संपत्ति संबंधी क्षति हुई थी। एक चीज और समझ ले, यहां पर आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है समझने में, आप लोगों को होती, अगर आप बहुत विद्वान हैं तो भाई हम नहीं जानते, अन्यथा मेरी मान्यता है
कि हम आपसे बहुत ज्यादा विद्वान नहीं तो आपसे कम, ठीक है, आपसे अधिक मूर्ख भी नहीं। हमें तो एलएलबी में यह बात समझने में बड़ी दिक्कत हुई कि आखिर शुद्ध आर्थिक हानि क्या होती है और संपत्ति संबंधी हानि क्या होती है। हमें तो यह बात समझने में बड़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। संपत्ति संबंधी हानि क्या है और शुद्ध आर्थिक हानि क्या है। शुद्ध आर्थिक हानि है वो हानि है जो वस्तु के मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव डालती है, ठीक है। आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल का कलर फेड हो गया, जिस वजह से उसकी जो कीमत मिल सकती थी वो कीमत नहीं मिली, ठीक है। उसका कलर फेड हो गया और कलर फेड करने में मेरी भूमिका है, तो मेरा कृत्य अकृत्यपूर्ण हो सकता है लेकिन उससे आपको शुद्ध आर्थिक हानि हुई है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव ये पड़ा है। हम कुछ ऐसा करें जिससे उसकी उपयोगिता पर क्षतिकारक असर आए। हमने आपसे टीपीए में बात की थी, हमने कहा था एक संपत्ति की काय होती है, ठीक है ना, और एक संपत्ति वो है जो अमूर्त है, अब्स्ट्रक्ट है, जो अधिकारों के रूप में जानी जाती है। जैसे मछली ले जाने का अधिकार, लाख इकट्ठा करने का अधिकार संपत्ति है। संपत्ति प्रभावित हो गई, संपत्ति प्रभावित हुई, उसका काय इस हद तक प्रभावित हुआ कि वो संपत्ति के तौर पर उपयोगी नहीं बची। आपने मोटरसाइकिल में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल के रूप में उपयोग हो ही नहीं सकती। ये एक स्थिति है। आपने मोटरसाइकिल में कुछ ऐसा किया जिससे उसका मूल्य कम हो गया, ये दूसरी स्थिति है। उपयोगिता पर असर पड़ गया, ये सांपत्तिक हानि है। या आपने कुछ ऐसा किया कि उस मोटरसाइकिल के संबंध में मेरे जो अधिकार हैं उन अधिकारों में कोई कमी आ गई, आपने मेरा सांपत्तिक नुकसान किया है। ये शुद्ध आर्थिक हानि का मामला नहीं है, ठीक है ना, ये शुद्ध आर्थिक हानि का मामला नहीं है। और शरीर को क्षति, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। आपने हमें बीमार किया जिसकी वजह से हमें दवाई करानी पड़ी, वो पैसा जो हमने फीस जमा करने के लिए रखा था खर्च हो गया। आपने हमें सांपत्तिक नुकसान ये किया है, आपने शुद्ध आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई है। मेरे लाभ में कुछ कमी हो गई हो, सिर्फ सांपत्तिक आर्थिक हानि है। हम जो लाभ प्राप्त कर सकते थे उस लाभ में कमी हो गई, शुद्ध आर्थिक हानि है। ये तो मेरे अवसरों में कमी है, ठीक है ना। तो हमें एलएलबी में ये समझने में बहुत दिक्कत होती थी कि जैसे शुद्ध आर्थिक हानि क्या है। कहते थे ना प्योर इकोनॉमिक लॉस ये नहीं मिलेगा। अब वाला समझ नहीं आता था कि प्योर इकोनॉमिक लॉस क्या है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ये क्या है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अलग बात है और इकोनॉमिक लॉस ये अलग बात है। क्षति, ब्रीच क्या होना चाहिए, ड्यूटी सिचुएशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी सिचुएशन और कॉन्सिक्वेंटल डैमेज। डैमेज किस तरह का, उस तरह का जिस तरह का डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन में हुआ। किसमें कहा, आपका, ठीक है, जूनियर ब्रुक्स वर्सेस बेटी एंड कंपनी लिमिटेड, और उसके बाद उसे मान्यता मिली लगातार अन्य मुकदमों में, ठीक है। इसमें कहा डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन की तरह का डैमेज ये होना चाहिए। अब देखिए, आप उपेक्षा जब लिखते हैं, गाने ऐसे गाते हैं
गाने ऐसे। आपने इनमें से कोई बात लिखी थी कभी? जब भी लिखी थी उपेक्षा, इन बातों में तो कुछ नहीं लिखा था आपने, और फिर भी आपने बहुत अच्छे नंबर पाए थे। यही दुर्भाग्य है इस देश का, यही एजुकेशन पॉलिसी का दुर्भाग्य है। हमने बताया ना कि बताइए, वो कह रहे हैं कि चूंकि पढ़ नहीं पाए इसलिए अंग्रेजी में पेपर दे दिया। ठीक है, बोले क्योंकि हिंदी पढ़ ली जाएगी, और ये सही है, उसका आकलन बिल्कुल ठीक है परीक्षार्थी का, कि हिंदी लिखोगे पढ़ ली जाएगी और फेल हो जाओगे, अंग्रेजी लिखोगे कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि जो जांचने वाले हैं वही बहुत विद्वान है, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी लिखो पास। ठीक है, क्योंकि लगेगा ये उन्हें ये कि अंग्रेजी में लिखा है, समझ में तो हमारी आ नहीं रहा, क्या पता सही लिखा हो और फेल कर दिया, कहीं हाईकोर्ट पहुंच गया तो हम क्या जवाब देंगे? इतना बढ़िया फेल करो मत। फेल करना बड़ी हिम्मत का काम है, आसान नहीं है फेल करना। ये कहना कि तुमने गलत डिसाइड किया है, ये बड़ी हिम्मत का काम है। आज एक सवाल उठ रहा था कोर्ट में, हम 100% उस पर कंफर्म थे, फिर भी चूंकि डिसीजन रखा था हमारे सामने, अब हम ये मान रहे थे डिसीजन इतना गलत कैसे हो सकता है, फिर भी हमने सारी किताबें मंगाई, फिर देखा, क्योंकि वही बात है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वैसा ही था। ठीक है, तो आप, स्थिति तो यही है कि बोले अंग्रेजी में लिख दो, फेल करना, गलत कहना दूसरे को बड़ी हिम्मत का काम है, ये आसान नहीं है। चमचागिरी में कह देना तुम सही करो, फिर तो तुम्हें थोड़ी चैलेंज करेगा, भले ही गलत कह रहा, तो कुछ भी अपना कर दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, जिन्हें चेक करना है वो ही कुछ नहीं जानते, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखें क्या कहता है, वैसी क्षति जैसी डोनो गोडसे स्टीवेंसन में हुई, इसका मतलब शरीर संबंधी, संपत्ति संबंधी क्षति होनी चाहिए। ये क्षति शुद्ध आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चूक, ठीक है, इसके माध्यम से उपेक्षा का कृत्य किया गया है, और सकारात्मक कृत्य करते हुए उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के प्रति, जिसके प्रति इसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था, उसके प्रति असावधानी बरती गई है। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में क्या उपेक्षा का अकृत्य समान रूप से घटित होता है? नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। चूक से अकृत्यात्मक दायित्व यह बिरले उत्पन्न होता है, रेयर उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और जो सामान्य तौर पर उपेक्षा का कृत्य होता है वो काहे से होता है? सकारात्मक कृत्य करते समय उस व्यक्ति के द्वारा जिसका दूसरों के प्रति सावधानी बरतने का साधारण कर्तव्य है, उस कर्तव्य के उल्लंघन से सामान्य तौर पर वाद योग्य उपेक्षा का कृत्य यह घटित होता है। चूक से उपेक्षा में दायित्व उत्पन्न हो, यह बड़ी रेयर बात है, आसानी से नहीं होती। ठीक है, उपेक्षा, ठीक है, का अकृत्य चूक से वही उत्पन्न होगा जहां पक्षकारों के मध्य संबंध ऐसे हैं कि विधि अपेक्षा करती है कि एक पक्षकार दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करे जो चूक की श्रेणी में है। यानी चूक
इसके माध्यम से जो उपेक्षा, इसका अप्रत्यय उत्पन्न होता है, यह तभी उत्पन्न होता है जबकि पक्षकारों के मध्य विद्यमान संबंध, ये इस प्रकार की अपेक्षा, इसको जन्म देना, ये न्यायोचित ही नहीं मानते, बल्कि विधि स्वयं इस बात की व्यवस्था करती है कि आप अपनी चूक के द्वारा उस व्यक्ति को जो आपसे संबंधित, उसके प्रति उपेक्षित व्यवहार करके उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। विधि स्वयं जहां पर कर्तव्य का निर्धारण करते पक्षकारों के संबंधों के कारण, वही चूक से दायित्व उत्पन्न होगा। अन्यथा सामान्य तौर पर दायित्व हमेशा असावधानी, ठीक है, उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आपका सावधानी बरतने का कर्तव्य है, उसके प्रति असावधानी बरतने से ही उत्पन्न होता है। यानी सामान्य तौर पर सावधानी का कर्तव्य भंग सकारात्मक कृत्य करने के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा जिसका दूसरों के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है, यह बरतने से ही होता है। चूक से दायित्व पैदा हो, यह रेयर है, यह अपवादिक है। चूक से दायित्व कहां कहां? जहां पक्षकार, ठीक है, संरक्षक और प्रतिपाल्य, गार्जियन और वार्ड इस संबंध से संबंधित एक दूसरे का संरक्षक, तब विधि अपेक्षा करती है कि संरक्षक प्रतिपाल्य के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके व्यक्तित्व को या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान ये हो जाए। क्योंकि व्यक्तित्व यानी शरीर और संपत्ति, इसी को नुकसान, ठीक है, केवल क्षति ये माना जाएगा, अन्यथा शुद्ध आर्थिक हानि। ठीक है, आपका पिता और पुत्र के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध, अभिकर्ता और मालिक के संबंध, इनके बीच कानून यह अपेक्षा करता है कि आप इस प्रकार की चूक नहीं करेंगे। इन चूक से उपेक्षा का अप्रत्यय होना यह रेयर है, और सावधानी के कर्तव्य के भंग से उपेक्षा का अप्रत्यय होना यह सामान्य बात है। ठीक है, अब उपेक्षा के अप्रत्यय का एक ओवरव्यू लें। उपेक्षा और वाद योग्य उपेक्षा, ये दो अलग अलग बातें हैं। उपेक्षा तब होती है जब या तो आप चूक करते हैं और वह चूक उन तत्वों के से प्रभावित हो जाने के कारण आपसे होती है, जो तत्व मानवीय आचरण को सामान्यतः रेगुलेट या विनियमित करते हैं। ठीक है, और या फिर, ठीक है, ये किसी सकारात्मक कृत्य को करने में किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति दिखाई गई असावधानी उससे उत्पन्न होती है, जिसके प्रति इसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था। लेकिन जब तक इसे इस प्रकार की उपेक्षा प्रदर्शित किए जाने के कारण क्षति ना हो जाए, उस प्रकार की जैसी डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में हुई थी, अर्थात शरीर संबंधी और संपत्ति संबंधी, तब तक यह उपेक्षा वाद योग्य उपेक्षा नहीं बनती। और एक बार यह उपेक्षा वाद योग्य उपेक्षा बन गई, अर्थात ड्यूटी सिचुएशन, ब्रीच ऑफ दैट एंड कॉन्सिक्वेंटल डैमेज, ये तीनों शर्तें पूरी हो गई, वैसे ही उपेक्षा में दायित्व, उपेक्षा के अकृत्य को करने के लिए दायित्व उत्पन्न हो सकता है यदि न्याय, स्पष्टता, युक्ति संगतता तथा नीति जैसे तत्व दायित्व के उत्पन्न होने का विरोध न करें।
ठीक है ना, तो दायित्व उत्पन्न हो सकता है। ये बात डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन से शुरू होती है, ठीक है, और वर्तमान युग तक आती है। केस लॉ की चर्चा कल करेंगे हम लोग, क्योंकि आज देखिए उपेक्षा इतना महत्वपूर्ण और इतना, ठीक है, विस्तृत, जानदार और शानदार अप्रत्यय है कि सिर्फ 1.5 घंटे में हम इसे समाहित कर पाए। ये कम से कम योग्यता और सामर्थ्य हम में नहीं है। ये किसी प्रोफेसर में भाई हो, वो बर्टन प्रोफेसर हो, उनमें हो सकता है, हम में ये सामर्थ्य नहीं है। हम एक दिन आपको ओवरव्यू दे सकते हैं और दूसरे दिन केस लॉज कैसे कैसे ये स्थिति निकल कर आई है इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, क्योंकि इतनी योग्यता, इतना सामर्थ्य हम में नहीं है। ठीक है, चूक और सावधानी का कर्तव्य भंग, इन दोनों से सामान्यतः वाद योग्य उपेक्षा के अप्रत्यय का गठन होता हो, ऐसी दशा भी नहीं है सामान्यतः। ठीक है, चूक, ठीक है, इससे उपेक्षा के अप्रत्यय का गठन नहीं होता जब तक कि पक्षकारों के मध्य विशेष प्रकार के संबंधों के कारण से विधि स्वयं इस दायित्व को उत्पन्न न करे। हां, सावधानी के कर्तव्य भंग से यह दायित्व सामान्यतः उत्पन्न होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन। यह प्रथम मुकदमा है जहां पूर्वानुमान और सन्निकटता, जो आधुनिक उपेक्षा की विधि के आधार स्तंभ है, उन्हें खोजा गया था। देखिए, एक चीज और समझ लें, कुछ स्थितियों में कानून स्वयं, ठीक है, ड्यूटी सिचुएशन ये पैदा कर देता है। जैसे उसने कहा मोटर व्हीकल एक्ट में कि मोटर चालन में है, ठीक है, मोटर यान के चालन में है, यदि आप लापरवाही प्रदर्शित करेंगे और किसी के शरीर या संपत्ति को नुकसान होगा, यू विल बी लायबल। ठीक है, हो गया। उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहा कि ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज आई एम एन एडवोकेट, ठीक है ना, मेरी सलाह पर लोग विश्वास करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है या कोई व्यक्ति कंज्यूमर का संबंध स्थापित करके जिनसे कोई चीज ले रहा है, उसमें वो नेग्लिजेंट रहेंगे और कॉन्सिक्वेंटल डैमेज होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दायित्व होगा। क्योंकि कानून ने वहां पूर्वानुमान और सन्निकटता सारे तत्वों को, ठीक है, विचारित करने के उपरांत दायित्व उत्पन्न कर दिया। अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ये नहीं है। लेकिन जिन स्थितियों के बारे में कानून नहीं है, उन्हें निर्णय विधि के आधार पर, ठीक है, निर्णय विधि के आधार पर उनका समाधान करने की कोशिश होगी। जैसे आएगा एक मुकदमा बसंती बाई, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बसंती बाई। क्या हुआ, जो रोड मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जिससे घर के यूपी रोडवेज है, वैसे वहां एमपी स्टेट, ठीक है ना, यहां यूपी रोडवेज, वहां एमपी रोडवेज। इन्होंने अपने ड्राइवर को कम्युनल राइट के समय ये बुलाया नौकरी पे कि आप सर्विस पर आएंगे। उसे उपद्रवियों ने मार डाला। अब प्रश्न, उसकी विधवा अप्रत्यात्मक दायित्व के अंतर्गत, ठीक है, एम्प्लॉयर के उपेक्षापूर्ण व्यवहार, अर्थात उसे जिस सावधानी का प्रदर्शन
इस व्यक्ति के पास करना, क्योंकि मालिक और नौकर इसका संबंध स्थापित हो रहा है, विशेष प्रकार का संबंध, विशेष प्रकार का। आपने उस सावधानी को बरतने में चूक की है। इसका कहना यह था कि भाई हमने इन्हें बुलाया, नौकरी पे आना तो इनका कर्तव्य था, हमारा इनके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य उस क्षण शुरू होता था जिस क्षण ये नौकरी पर आ जाते। इन्हें रास्ते में ही किसी ने मार डाला, मेरा कोई सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं था उस समय जब ये नौकरी पर आ रहे थे। ठीक है, पूर्वानुमान और सन्निकटता इनके आधार पर, वे वह पूर्वानुमान और सन्निकटता जो हेडले दोनों वर्ष स्टीवेंसन से शुरू होकर हेडले ब्रायन, ठीक है, होम ऑफिस बनाम ड्राफ्ट यार्ड कंपनी आदि आदि मुकदमों से निर्धारित होकर आया है। उन मुकदमों में निर्धारित विधि न्याय साम्य और शुद्धताकरण के आधार पर कोर्ट ने यहां भी लागू की और इस मामले का समाधान किया और कंपनसेशन दिलवाया। तथ्य क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि पूर्वानुमान और सन्निकटता यही वो दो तत्व हैं जिनके आधार पर प्राइमा फेसी दायित्व के होने या न होने की बात यह निर्धारित की जाएगी, प्रॉक्सिमिटी एंड फोर्सेबिलिटी। हां, कुछ स्थितियों में कानून में स्वयं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे एमवी एक्ट है, वहां कानून में स्वयं प्रॉक्सिमिटी आदि तत्वों पर विचार करके अप्रत्यात्मक दायित्व को उत्पन्न किया जाना यह समुचित माना है। इसलिए वहां अप्रत्यात्मक दायित्व है या नहीं इस विषय पर विचार करने की अनुमति आपको है ही नहीं, वहां तो है ही। लेकिन अन्य जगहों पर है या नहीं है, अर्थात कर्तव्य स्थिति है या नहीं है, उसका भंग हुआ नहीं हुआ, कॉन्सिक्वेंटल डैमेज है या नहीं है तो डैमेज उसी प्रकार का है या नहीं है, और साथ ही साथ जस्टिस, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस एंड पॉलिसी कंसिडरेशन, क्या दायित्व के उत्पन्न होने का विरोध तो नहीं कर रहे। इन बातों का विचार इन केस लॉज में निर्धारित विधिक सिद्धांतों के आलोक में यह किया जाएगा। और इसीलिए हम इन केसेस को और इनमें निर्धारित विधिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपके मन में ये सवाल उठते हैं या नहीं उठते हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में उठते थे कि आखिर हम इन्हें क्यों पढ़े, दोनों वर्सेस स्टीवेंसन और फलाना ढिमाका। इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर कोई नई स्थिति आई तो उसमें पूर्वानुमान, सन्निकटता आदि आदि तत्वों के आधार पर ही दायित्व है या नहीं है इसका निर्धारण यह किया जाएगा। पूर्वानुमान और सन्निकटता दोनों वर्सेस स्टीवेंसन, इसके तथ्य आपको मालूम है। एक जिंजर बियर की बोतल है, जिंजर बियर की बोतल है और वैसी बोतल में यह बियर रखी गई है जैसी बोतल किसकी होती, आयुर्वेदिक दवाओं के आसव आप देखिएगा वो अपारदर्शी बोतल में होते हैं। एक बोतल होती है पारदर्शी, आप देखो दिखाई देगा इसके अंदर क्या पड़ा है, क्या है। एक अपारदर्शी बोतल है, एक अपारदर्शी बोतल, उसमें जिंजर बियर है। उसको किसने खरीदा है, वादी जो मुकदमा है उसने खरीदा है। पिया किसने है, कंज्यूम किसने किया है, वादी की महिला मित्र, उसने कंज्यूम किया है। जो उसे डैमेज हुआ शरीर संबंधी है और शरीर के उपचार पर चूंकि खर्च करना पड़ा है तो डैमेज संपत्ति संबंधी भी है। वादी का कहना है कि रिटेलर या मैन्युफैक्चरर इसे मेरे प्रति दायी होना चाहिए और उस समय तक, ठीक है, उपेक्षा, इसके अकृत्य का जन्म नहीं हुआ है। उस समय जो दायित्व प्रचलित है वो कौन सा है, संविदात्मक। उसका दायित्व, उस समय दायित्व कैसा है, संविदात्मक। और जो रिटेलर है उसका कहना यह है कि मेरी अगर कोई संविदा है, ठीक है, जिंजर बियर
भाई हमारी इस कंज्यूमर के पास साथ जो संविदा हुई वो विक्रय की है, उसमें हमने इसे जिंजर बियर दी, इन्हें हमें पैसे दिया। जिंजर बियर की गुणवत्ता, इसके संबंध में जो गारंटी मेरी ओर से दी गई, वो गारंटी तो मैन्युफैक्चरर ने जो हमें दी वो हमने दी, क्योंकि एज सच वो बोतल हमने इन्हें दे दी। और मैन्युफैक्चरर का कहना कि हमारी तो इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी जो कुछ जिम्मेदारी है वो रिटेलर, अगर रिटेलर क्लेम करे गुणवत्ता के आधार पर कि साहब हमें नुकसान हो गया शरीर संबंधी या संपत्ति संबंधी, तो हम रिटेलर की आपूर्ति करेंगे। हमारा इनसे क्या मतलब है? हम तो इन्हें जानते तक नहीं। अगर इन्हें शरीर संबंधी और संपत्ति संबंधी नुकसान हुआ तो होता रहे। और रिटेलर का कहना यह है, जब वो रिटेलर से अपने शरीर संबंधी या संपत्ति संबंधी नुकसान की आपूर्ति की मांग कर रहा, वो कह रहा कि हम क्यों करें, हमें तो मैन्युफैक्चरर ने जैसी दी वैसी दे दी, हम गुणवत्ता की गारंटी उनके आधार पर दिए थे ना, उनसे मांगो। अब दोनों ही नहीं दे रहे। तब पूर्वानुमान और सन्निकटता, इन दो तत्वों के आधार पर लॉर्ड एटकिन ने एक नए अपत्य को जन्म दिया, जिसे बाद योग्य उपेक्षा कहा गया। ठीक है, समय उतना नहीं बच रहा और हम करेंगे भी नहीं इसके आगे। ठीक है, तो डोनोव पर से स्टीवेंसन से यह बात शुरू हुई और आज तक, ठीक है, यानी न्याय स्पष्टता और युक्ति संगतता तथा नीति संबंधी सिद्धांत, ये अगर अनुमति दें तो पूर्वानुमान और सन्निकटता, इनके आधार पर सावधानी का कर्तव्य होने और उस कर्तव्य के भंग होने और परिणामी क्षति होने के आधार पर वाद योग्य उपेक्षा का जन्म हो सकता है। यह प्रथमतः डोनोव वर्सेस स्टीवेंसन से लेकर आज तक विभिन्न वादों में निर्धारित हुआ। केस लॉ की सिचुएशन हम लोग कल के, ठीक है, क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या है। यह ओवरव्यू था उपेक्षा।